गुड मॉर्निंग, अस्सलामु अलैकुम। सुनो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। अहम खबरों के साथ और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं। मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ हैं उज़ैर मलिक। सुबह बखैर। उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। अपने ख्वाबों की तकमील के लिए आप जनाब मेहनत भी कर रहे होंगे और आपके इस हेक्टिक रूटीन को थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए हम अपने एंटरटेनमेंट से भरपूर शो को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं, आप जान पाएंगे हमेशा की तरह मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो कि हम आपके साथ शेयर करते हैं, जिसका आपको इंतज़ार रहता है। और उसके बाद बात करेंगे पाक फ़ौज की, जहां हम देख रहे हैं कि खुद एहतसाबी का अमल इस वक्त मज़ीद तेज़ हो चुका है और अहम फैसले सामने आ रहे हैं। और आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या इम्प्लिकेशंस की हैं रिगार्डिंग लॉ और गैर मुल्कियों का क़याम क्यों मुश्किल हो गया है, और साथ ही साथ कैनेडियन गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन के हवाले से सख्त एक्शन क्यों लिया है, क्या वजूहात हैं। और फिर हम सेहत के हवाले से भी बात करेंगे। दो बड़े चैलेंजेस हैं, एक कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है और बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को मोटापे का शिकार हो जाते हैं, उस पर भी बात कर लेंगे। और फिर खेल के मैदान से खबरें शामिल करेंगे, आपको बताएंगे चैंपियंस ट्रॉफी का ऊंट किस करवट बैठेगा। आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि बोली यानी बिडिंग के जरिए गाड़ी कैसे खरीदी जा सकती है और पाकिस्तान में ये रुझान क्यों फरोग पा रहा है। जबकि आज के प्रोग्राम में हम आपको शादी में रुकावट और तालीम में बेहतरी के लिए कुछ अहम रूहानी वज़ाइफ भी बताएंगे। लेकिन उसके लिए आपको प्रोग्राम कंप्लीट देखना है, और अगर नहीं देख पाते तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे सेगमेंट्स एंजॉय कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से। वहाँ पे आप कमेंट भी कीजिए, अपनी राय भी दीजिए, हमें पता चलेगा आपको अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, कैसे हम डिफरेंट कर सकते हैं दूसरे चैनल से आपको, ताकि हमारा कंटेंट पसंद आए, इन्फॉर्मेशन पसंद आए। तो अब मेरा ख्याल है मजीद इंतजार नहीं करवाते अपनी ऑडियंस को, और आप प्लीज़ मौसम की सूरत हाल बताइए। जी आइए मौसम जानते हैं। बताइए और आइए। वाह, ज़बरदस्त। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी को टॉप गियर लग गया है, जबकि पंजाब और सिंध में भी ठंडी हवाओं से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा कर दिया है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद खून जमा देने वाली सर्दी शुरू हो गई है। टेम्परेचर की बात करें तो गिलगित में कम से कम दर्जा हरारत -5 और ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू में कम से कम टेम्परेचर -7 और ज़्यादा से ज़्यादा -3 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। और अब नज़र डालते हैं आज़ाद कश्मीर पर, जहां दिन भर बादलों का बसेरा रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। शहरियों को खराब मौसम के दौरान मोहतात रहने की हिदायत की गई है। और अब आगे बढ़ते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां अक्सर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। फूलों के शहर पेशावर में दर्जा हरारत कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री रहने की तवक्को है। स्वात की बात कर लेते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। वहाँ पर कम से कम टेम्परेचर 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मानसहरा, एबटाबाद, चित्राल, दीर, सवात, बटग्राम और कोहिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। और अब जिक्र कर लेते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन सूबा पंजाब का, जहां ठंडी हवाओं का राज बरकरार है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। दारुल हुकूमत लाहौर में दर्जा हरारत कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री रहने का इम्कान है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का तज़किरा करते हैं, वहाँ पर कम से कम पारा -1 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की बात कर लेते हैं, वहाँ पर कम से कम टेम्परेचर 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान, बहावलपुर, खानेवाल, खानपुर, रहीम यार खान और गिरदोनवा में सुबह के औकात में धुंध छाई रहने का इम्कान है और शहरियों को सफ़र के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। और अब रुख करते हैं सुबह बलूचिस्तान के मौसम की तरफ।
सूबे के बालाई अजला में कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है। दारुल हुकूमत कोयटा की बात करें तो वहां पर दर्जा हरारत कम से कम -5 और ज्यादा से ज्यादा 13 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आज से बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की एक और लहर की पेशगोई की है। और आखिर में जिक्र करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां बेशतर अजला ठंडी हवाओं के बाद शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे। रोशनियों के शहर कराची में टेम्परेचर कम से कम 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री रहेगा। हैदराबाद की बात कर लेते हैं, वहां पर टेम्परेचर कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सखर, कश्मोर, जैकबाबाद और मोहिंजो दाड़ो में धुंध पड़ने का इम्कान है और आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। तो नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपने जान ली। अब कुछ बात कर लेते हैं मुल्की हालात की। तो पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल मजीद तेज हो गया है। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ एक बड़ी पेशरफ सामने आ गई। साबिक DG/ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ इल्ज़ामात और तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया गया है और फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का अगला मरहला शुरू हो चुका है। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद के खिलाफ 12 अगस्त 2024 को आर्मी एक्ट की दफात के तहत कार्रवाई शुरू की गई थी और अब अगले मरहले में उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर फर्द जुर्म लगा दी गई है। फर्द जुर्म में फैज़ हमीद को सियासी सरगर्मियों और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस करार दिया गया। उन्हें रियासत की सलामती और मफाद को नुकसान पहुँचाने और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का भी मुर्तकिब करार दिया गया। फैज़ हमीद सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और अफराद को नुकसान पहुँचाने में भी मुलव्वस पाए गए। ISPR के मुताबिक मुल्क में बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज़ हमीद के मुलव्वस होने से मुतल्लिक अलहदा से तफ्तीश जारी है। वो 9 में से जुड़े वाक़यात में भी शामिल तफ्तीश हैं। इसके साथ साथ उन्हें पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर की इमा पर मिली भगत में भी शामिल तफ्तीश किया गया है। फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई पर रद्द-ए-अमल देते हुए सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई से बानी PTI के खिलाफ भी नाकाबिल तरदीद सबूत आ चुके हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक का ट्रायल हो रहा हो और हवारियों का ना हो। बानी PTI को कैसे छोड़ा जा सकता है। उनका ये भी कहना था कि अब जो बानी PTI हैं उनकी आजमाइशें मजीद बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल। तो नाजरीन, इसी तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार इम्तियाज़ गुल साहब। इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले हमें ज़रा ये चीज़ एलेबोरेट कर दीजिए कि एक 3 स्टार जनरल के खिलाफ कार्रवाई हालिया बरसों में एक बड़ी मिसाल है। फैज़ हमीद पर फर्द जुर्म लगाना कितनी बड़ी पेशरफ्त है और इसकी टाइमिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? देखिए, इस किस्म के कोर्ट मार्शल्स माजी में भी होते रहे हैं, लेकिन चूंकि आपने टाइमिंग का पूछ लिया है और फिर आपने बड़ी तफसील से बताया है कि उनके खिलाफ इल्ज़ामात की नौयत क्या है, तो उससे बड़े शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं। ये कोई गैर मामूली चार्ज है या उनके ऊपर जो फर्द जुर्म आयद की गई है, उसमें वो इल्ज़ामात तकरीबन वही हैं जो PTI साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और PTI के रहनुमाओं के खिलाफ लगाए गए हैं। तो उस वजह से ये तमाम तर प्रोसेस थोड़ा सा मशकूक हो जाता है। लोगों को उस पर यकीन करने में ज़रा मुश्किल पेश आएगी कि वाक़ईतन ये तमाम तर केस जो है मेरिट की बुनियाद पे है, क्योंकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज में अंदरूनी एहतसाब का एक मेकनिज़म बेशक मौजूद है, लेकिन माजी में ऐसी बहुत सारी मिसालें आई हैं जहाँ पे रूगर्दानी की गई, कोर्ट मार्शल से गुरेज किया गया। वो लोग जो डिसिप्लिन में या अपने इन्हीं इल्ज़ामात में जिनका सामना है फैज़ हमीद को, उनके सामने भी यही इल्ज़ामात थे, लेकिन उन्हें सज़ाएं या कोर्ट मार्शल वगैरह की नौबत नहीं आई। तो मौजूदा हालात में ज़रा सा ये मामला मशकूक हो गया है। एहतसाब बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपको मालूम है कि जिन लोगों का हमारे मुल्क में एहतसाब होता रहा है माजी में, वो आजकल हमारे सदर और वज़ीर-ए-आज़म बने जी। तो इसलिए ये तमाम कोई बहुत ज़्यादा इसमें क्रेडिबिलिटी नहीं है, मैं समझता हूँ। अच्छा इम्तियाज़ साहब, बीइंग अ सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट, आपको क्या लगता है कि मतलब इससे पहले इस तरह की कोई मिसालें मिलती हैं? मतलब हम तो देखते थे कि अगर कोर्ट मार्शल की कोई कार्रवाई होती थी तो कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद अब बताया जाता था कि जनाब ये चार्जेस थे, कार्रवाई की गई।
लेकिन अब हम देख रहे हैं बोल टू बोल कमेंट्री भी चल रही है। जब मतलब पहले चार्जेस के बारे में बताया गया, फर्द जुर्म के, और फिर ये भी बताया गया मजीद तफ्तीश जारी है, तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ नहीं है? जी, वो आपने कहा ना कि रनिंग कमेंट्री चल रही है, तो उसी से मेरा ख्याल है मामला वाजे हो जाता है कि इसके हो सकता है मोटिव्स कुछ और हों। यानी अगर फौज का ये अंदरूनी मामला है तो उसको इस वसी पैमाने पे तशहीर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि मुल्क के हालात इस वक्त इस नौइयत के हैं जिसमें शायद मुसल्लह अफवाज की क़यादत समझती है कि इस मामले को मुश्तहिर किया जाए जितना भी मुमकिन हो। ये बगैर मैं समझता हूँ इसको सोचने की ज़रूरत है कि इससे हासिल कुछ नहीं होना है। यानी जो मकसद अगर उनका ये हो कि किस तरीके से एक साबिक वज़ीर आज़म या उनकी पार्टी पे दबाव डाला जाए, उनको डराया धमकाया जाए, इससे मैं नहीं समझता कि कुछ इनको हासिल होने वाला। इम्तियाज साहब, ये भी तो मकसद हो सकता है कि इदारे के अंदर मिसाल सेट कर दी जाए। इदारे के अंदर मिसाल जब देखें, जब इदारे के अंदर कोई एक शख्स पे इल्ज़ाम लगता है या कोई उनको शो कॉज नोटिस होता है तो पूरे इदारे को पता चल जाता है और उन्हें मालूम है कि उसके नताइज क्या हो सकते हैं। इसको पूरी कौम को बताने की ज़रूरत नहीं है, ख़ासतौर पे एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में। हमारा जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है 1954 से जो चल रहा है, उसमें मालूम है कि मुसल्लह अफवाज का अपना एक मखसूस किरदार, सियासी किरदार रहा है सियासी मामलात में। आज भी आप देखें, पता नहीं कितने दर्जन इदारों में हमारे कोई सर्विंग जनरल इदारों की सरबराही कर रहे हैं, तो उसमें आई थिंक हमें सोचना चाहिए कि ये इन हालात में आप मैसेजिंग जो है वो आप जिस किस्म की मर्जी कर लें, वो लोग तो ये देखते नहीं कि फलां इदारे का सरबरा जनरल है, मेजर जनरल है, ब्रिगेडियर है, फलां इदारे में ये हो रहा है। लिहाजा उस पर उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो साख है ना पूरे प्रोसेस की, भले वो प्रोसेस सही है। इम्तियाज साहब, हमें ये बताइए, थोड़ी सी रिलेटेबिलिटी पे बात कर लेते हैं। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई से आपको क्या लगता है तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर बानी पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा होगा, कमी होगी, किस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है? वो पहले ही मुश्किलात का शिकार है। एक बंदा 1.5 साल से जेल में बैठा हुआ है, हर किस्म के फजूल किस्म के इल्ज़ामात के खिलाफ भी चलाए गए हैं, और उसमें मैं इसमें मुश्किलात में इजाफा नहीं है बल्कि उनकी मकबूलियत में इजाफा ज़रूर हो सकता है। अब उस मकबूलियत को ये ख़त्म करने के लिए इस किस्म के हो सकते हैं कि 4 केसेस और ले आए। और मुझे आज भी याद है जब 9 मई को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, तो उस वक्त एक बहुत बड़े एक सीनियर पुलिस अफसर ने कहा था कि जितने भी मुकदमे बन रहे हैं वो इसके लिए नहीं बन रहे कि कल इनको ख़त्म कर दिया जाए, बल्कि अब इनकी सारी उम्र मुकदमात भुगतते हुए गुजर जाएगी और इसका मकसद ही यही। तो लिहाजा वो बेचारे एक शख्स है, उसने बस बैठा हुआ है जेल में और बड़ी जवाबमर्दी के साथ उसने मुकाबला है, कोई डील वील की फिलहाल मौजूदा हालात तक उसने कोशिश नहीं की, ना ही उस पर माना है, क्योंकि चंद 2-3 असूल हैं और वो असूल तमाम रियासतों के बुनियादी सुतून होते हैं। ईमानदारी, क्रेडिबिलिटी, इंटेग्रिटी, रूल ऑफ लॉ, उसके लिए वो अभी तक वो डटा हुआ खड़ा है। अब वो किस हद तक बिल्कुल उन पे केसेस हैं बहुत ज्यादा और वो 1.5 साल से तकरीबन जेल में भी हैं, लेकिन आपको लगता है मामला आगे बढ़ सकता है कि जिस तरह से ये तफ्तीश जारी है, 9 मई का भी मामला फैज हमीद साहब के खिलाफ, तो फिर ये जो बानी पीटीआई है इनका भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है? देखिए, जुल्फिकार अली भुट्टो को भी एक केस में लटका दिया गया था, फांसी दे दी गई थी। हालांकि 3 और 4 का वो फैसला था, 4 ने उनको सजा दी थी, 3 ने बरी कर दिया था। तो इस तरह मतलब सियासी अंदाज में हर किस्म हमारे देखें इन हमारे बड़े हुक्मरानों को, असल हुक्मरानों को सोचना पड़ेगा कि इमरान खान का पीटीआई का कौमी सलामती के साथ कोई इतना ऐसा रिश्ता नहीं है जितना रिश्ता टीटीपी, आईएसकेपी, उन्होंने कौमी सलामती को खतरे में डाल रखा है। तो हमें बहुत सोच विचार के जरिए सोचना होगा। बिल्कुल इम्तियाज साहब, सबको सोच विचार करना होगा, मुल्क की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करना होगा, क्योंकि आम आदमी तो अपने मसाइल का हल चाहता है ना। तो सर, क्या लगता है आपको इस सूरत हाल में कौमी हुकूमत की जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, आपको लगता है
कि मुल्क में कोई कौमी हुकूमत बन सकती है, उसका कोई वजूद आ सकता है और वो कौमी हुकूमत मसाइल हल कर सकेगी अवाम के? देखिए, कौमी हुकूमत, कोई भी हुकूमत आ जाए, वो उस वक्त तक मसाइल हल नहीं कर पाएगी जब तक इख्तियारात की तकसीम का मामला हल नहीं होता, जब तक एक बड़ा इदारा कौमी सियासी मामलात में मुदाखलत ख़त्म नहीं करता है, जब तक यहाँ पे कानून और आइन के तहत हुक्मरानी नहीं होती है। जितने हमारे इस वक्त एक बड़ी छोटी सी बात है जिसका असर बहुत ज़्यादा होता है कि जब तक इस अमर का एहसास नहीं होगा कि मुल्क के अंदर सरमाकारी बिजनेस की फिजा जो है उसका भी बराह रास्त ताल्लुक रूल ऑफ लॉ के साथ है। जिन कंपनियों को मिसाल के तौर पे जो पावर कंपनीज हैं, उन्हें 5 कंपनियां, उनको मजबूर किया गया कि आप असर नौ मुज़ाकरात करें टैरिफ पे या बिजली के नरखों पे। उनमें से एक ने अब हमें पाकिस्तान को बैन अवी अदालत में बुला लिया है, एक नोटिस भेज दिया है। तो सिर्फ एक केस जब बैन अवी अदालत में जाते हैं तो उससे बराह रास्त पाकिस्तान में जो बिजनेस की फिजा है, कारोबार बिल्कुल वो इफेक्ट होती है, कारोबार है, उसमें नो डाउट। इम्तियाज साहब, ये तो बात होगी एक तरफ की। अगर हम दूसरी तरफ रुख करें तो पीपल्स पार्टी का इल्ज़ाम है कि नून लीग ने इससे वादा खिलाफी की है और उनके कई वादे थे जो उन्होंने पूरे नहीं किए। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग में क्या जंग चल रही है, ये बताइएगा हमें इस हवाले से। और ये क्या कोई संजीदा इख्तिलाफात हैं इस वक्त के लिए? देखिए, मैं इसी तरफ आ रहा था। अव्वल तो ये कि इस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग में ये दौड़ लगी हुई है कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा जी। दूसरी बात, चूंकि आपने पूछा था कि हुकूमत की अफवाहें हैं, भाई अगर कौमी हुकूमत की सूरत में इन्हीं मुनाफिक और झूठे लोगों को आपने हुकूमत में शामिल करना है, जिनका कोई दीन ईमान नहीं है, महज वज़ीर आज़म बनने की खातिर दोनों पार्टियों में इस वक्त दौड़ लगी हुई है। यानी जहाँ पे जिम्मेदारी की बात आती है, पीपल्स पार्टी कहती है कि हम तो इसका हिस्सा नहीं है, असल हुक्मरान PMLN है, PML, और लेकिन साथ ही वो अपना हिस्सा भी मांगते हैं। तो इसमें अगर इसी किस्म के मुनाफिक हुक्मरानों को, मुनाफिक सियासतदानों ने पाकिस्तान की बागडोर संभाली, उनके हवाले की जानी है, तो ये तो जो बड़े फैसले करने वाले हैं उन्हें सोचना पड़ेगा कि जब तक इस किस्म के दोगले किरदार के लोगों से छुटकारा हासिल नहीं होगा, उस वक्त तक पाकिस्तान में आईन, कानून, जमहूरियत, ये सारी बातें फजूल हैं। ये सिर्फ अपने अपने मकसद के लिए यहाँ पे इनका कारोबार है, सियासत करना, सियासत के जरिए ऐवान इक़्तिदार तक पहुँचना। इसके अलावा अगर कोई मकसद होता तो आज पाकिस्तान कहीं और खड़ा होता, पाकिस्तान की ये हालत ना होती, क्योंकि तमाम बड़े मिल मिला के सिर्फ अपने मकासद की बरारी के लिए हुक्मरानी में मसरूफ है। आम आदमी जो है बेचारा वो पिसके रह गया। बिल्कुल ठीक है इम्तियाज साहब, आप सही कह रहे हैं कि अपने ज़ाती मफादात को छोड़ के मुल्की मफाद के बारे में सोचना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। अगर मुल्क में हम सियासी और मौशी इस्तेहकाम की बात करें तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है, और इसमें हम देखते हैं कि सर-ए-फ़हरिस्त एक पाक फ़ौज का इदारा है जिसमें बड़ी सख्त, बड़ी कड़ी अकाउंटेबिलिटी है। इससे पहले भी माजी में कई मिसालें मौजूद हैं और अब भी हम देख रहे हैं कि उसी लेगेसी को लेकर बल्कि 2 कदम आगे चला जा रहा है। और जब ये एहतसाब होगा तो फिर ही जो है ना दूसरे भी इबरत हासिल करेंगे और मुल्क में जो है ना मज़ीद बेहतरी आएगी, सियासी और मौशी इस्तेहकाम देखने को मिलेगा। प्रोग्राम में हम यहाँ पर ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइए, स्टे विद अस। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। अब कुछ बात करेंगे कनाडा की नई इमिग्रेशन पॉलिसियों के हवाले से, जिन्होंने पज़ा गुज़ीनों यानी रिफ्यूजीज़ के साथ साथ बैनुल अक़वामी तलबा और आर्जी रिहायशियों को भी परेशान कर दिया है। कैनेडियन हुकूमत ने हालिया दिनों में इमिग्रेशन कवानीन को मज़ीद सख्त कर दिया है। नए इक़दाम के तहत मुल्क में मौजूद गैर कानूनी पनाह गुज़ीनों और मुस्तरद शुदा दरख्वास्त दहिंदगान की जल्द मुल्क बदरी पर जोर दिया जा रहा है। एक वक्त था जब कनाडा के दरवाजे दुनिया भर के महाजरीन और तारकीन वतन के लिए खुले होते थे, लेकिन अब इसी कनाडा में लोगों को निकालने के लिए एक इश्तिहारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। जस्टिन ट्रूडो हुकूमत ने वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि कनाडा में पनाह लेना आसान नहीं है और इसके लिए सख्त कवानीन और शराइत भी अमल करना ज़रूरी है। कनाडा में इस वक्त 28,000 अफराद के खिलाफ मुल्क बदरी के वारंट जो हैं वो जारी कर चुके हैं और इसके अलावा बैनुल अक़वामी तलबा को भी वर्किंग आवर्स में कमी और मुस्तकिल रिहाइश के हुसूल में मुश्किलात जैसी सख्त पॉलिसीज़ का सामना है। ये तमाम तब्दीलियाँ आखिर हो क्यों रही हैं, मकासद क्या हैं इसके पीछे, और इन पॉलिसियों से कनाडा जाने के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स और इमिग्रेंट्स को
कौन कौन से मसाइल जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पर बात कर लेते हैं। हमने आज प्रोग्राम में इनवाइट किया इमिग्रेशन एक्सपर्ट अजीम कासिम साहब को। अजीम साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। अजीम साहब, ये बताइए कि कैनेडियन हुकूमत ने हालिया दिनों में इमिग्रेशन कवानीन को बड़ा सख्त कर दिया है। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि वजूहात क्या हैं, क्यों इसकी ज़रूरत महसूस हुई? देखिए जी, इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। नंबर 1, इलेक्शन सर पर है। सियासत जो है ना वो बेरहम है हर तरफ, पाकिस्तान में नहीं, ओवरऑल बेरहम है। और जस्टिन ट्रूडो साहब को पता है कि इस वक्त मेरे जो है ना वोटर्स बड़े नाराज़ हैं, क्योंकि उन्होंने इमिग्रेशन को ना ओवरलोड कर लिया पिछले कुछ 4-5 साल के अंदर। हर जगह से उन्होंने इमिग्रेंट्स ले लिए हैं, और एक ग्लोबल जो रिसेशन चल रहा है उसकी वजह से आप देखें वहाँ पे हाउसिंग प्राइसेस बहुत ऊपर चला गया, प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई हैं, रेंट्स बहुत बढ़ गए हैं। और उस पर अगर आप इमिग्रेंट्स को लेते जाएंगे तो कैपेसिटी है ना, बिल्कुल एक 10 मरला के घर की कैपेसिटी है 6 अफराद की। अगर आप उसमें 25 अफराद को जो है ना वो एंट्री दे देंगे तो ज़ाहिर सी बात है बस्ट हो जाएगा घर पे। तो देखिए, इट्स नॉट अबाउट लैंड, कनाडा बड़ा है, बात ये नहीं है, बात ये रिसोर्सेज कितने हैं, वहाँ पे घर कितने हैं, वहाँ पे इकोनॉमी का साइज़ क्या है वहाँ पर। सेकंड जो रीज़न है वो ये है कि अभी आपको पता है कि अमेरिका में इलेक्शन हुए हैं, और ट्रम्प जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्लियर कट कह रही है कि वी विल स्टार्ट बिगेस्ट डेपुटेशन प्रोग्राम ऑफ द यूएसए। अब जो अमेरिका का और जो कनाडा का बॉर्डर है ना बेसिकली वो शेयर्ड है, बिल्कुल, और वो कंट्रोल भी नहीं है, वहाँ पे कोई फोर्स नहीं है। अब इट इज़ वेरी इजी फॉर अ पर्सन टू जंप इनटू कनाडा, तो ये भी खतरा मौजूद ये भी खतरा है, और ऐसे बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, फैमिलीज भी जा रही हैं। तो ये भी एक जो है ना कि प्री आप कह लेंगे प्रोएक्टिव अप्रोच है कनाडा की तरफ से, और ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का कह लें कि आप एक तरह से उनका मैसेज भी है कि भाई हम चूंकि यहाँ पे आप डेपुटेशन करने लगे तो ये सारा लोड आपकी तरफ आना है, जो कि एक मेक सेंस। इस वजह से अभी उनको लग रहा है कि अगर हमने अभी पॉलिसी सख्त ना की तो एक तो हमारे पर जो एक लोड है 50 लाख इमिग्रेंट्स का, वो भी जो है ना 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आगे ही वहाँ पे रिसोर्सेज कम है। अगर आप कनाडा का जीडीपी भी देखें जी, तो उनके पास जो उनकी इकॉनमी है वो ज़्यादातर बेस्ड कर रही है अमेरिका के ऊपर। और एजुकेशन का पिछले साल का कोई टर्नओवर था दैट वाज 1 मिलियन, जबकि कैपेसिटी उनकी जो है ना वो 300K की है। इतनी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर नहीं है। सही। तो इसलिए ये 2-3 ऐसे मेजर फैक्टर्स है। अजीम साहब, मुझे ये बताइए हमारे नाजरीन के लिए, ऐसे एक तो ये होगा कि जो लोग इमिग्रेंट्स हैं, इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं कनाडा के लिए, यहाँ से जाना चाहते हैं, एक वो लोग हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं इमिग्रेशन के लिए, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, उनके नाम नहीं आ रहे लिस्ट के अंदर। ऐसा सुनने में भी आया, पढ़ने में भी आया आर्टिकल्स के वो उनको भी प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। एक तो ये बता दीजिए जिसकी वजह से दूसरे लैक में आ रहे हैं, और साथ ही साथ इन नई पॉलिसीज़ का सबसे ज़्यादा शिकार कौन लोग हो रहे हैं, किन लोगों को ज़्यादा मुतासिर हैं इस पॉलिसी से? अच्छा देखें, कोई भी जो डेवलप कंट्री है ना जिसको ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द डिमांड। उनको डॉक्टर्स की डिमांड है, उनको इंजीनियर्स की डिमांड है, उनको इलेक्ट्रिशियन की डिमांड है, और उसकी सप्लाई के लिए फिर वो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, जहाँ से वो सप्लाई लेते हैं। अब होता प्रॉब्लम ये है कि उनका जो क्राइटेरिया है उस पर हम लोग फिट नहीं उतरते। वहाँ जाकर भी पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन है, वहाँ पर जाके जो है ना आपने एक थ्रेशोल्ड मीट करना होता है, आइल्स लेना है, आपने सर्टिफिकेशंस करनी है, और वो जो डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है ना वो हम फुलफिल नहीं कर पाते। और हम लोग क्या करते हैं कि हम बैक डोर्स यूज़ करते हैं असाइलम का, बिल्कुल, कि यार यहाँ पे तो पॉइंट्स पूरे नहीं हो रहे, लेनी तो पीआर ही है ना, हाँ, तो मुझे पीआर मिल जाए, इनकी डिमांड पूरी होती ना हो। ठीक। अब वो रियलाइज ये करते हैं कि यार हमारी डिमांड भी पूरी नहीं हो रही, हमने लोगों को बुला भी लिया, सही है, और सप्लाई भी जो है ना अच्छी खासी ले रहे हैं, उसके बावजूद डिमांड पूरी नहीं हो रही। और वो लोग क्या कर रहे हैं, असाइलम पे जा रहे हैं, क्योंकि असाइलम के लॉज उनके आसान थे। सही। अब हमें क्या चाहिए, पीआर। हम कहते हैं भाई उसके लिए हमें 12 साल भी वेट करना पड़े तो हम असाइलम और ये ऐसा हो रहा है, तो ये ऐसा हो रहा है, लोगों ने 12 साल वेट कर रहे हैं लोग। तो फिर ऐसी सूरत हाल में जो बैनुल अक़वामी तलबा पर नई पाबंदियां लगाई गई हैं, क्या असरात होंगे, खास तौर पर जो कनाडा में मौजूद हैं, जो वहाँ पे परमानेंट जो रेजिडेंसी है वो इख्तियार करना चाहते हैं? देखिए, बात फिर वही घूम के आती है डिमांड सप्लाई के ऊपर। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया है कि जो स्टूडेंट्स हैं ना उनके जो वर्किंग राइट्स हैं वो इंक्रीज कर दिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से हमने क्रैकडाउन करना है इमिग्रेंट्स के ऊपर, इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर, लेबर हमारी कम हो जानी है। जब लेबर एक बार कम होनी है, हमारा जो रिसोर्स है कम होना है, तो हमारे जो
सारे काम है वो रुक जाने, तो जितने मौजूद हैं उनसे ज्यादा काम उनसे दे दिया। ज्यादा काम करवा लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अपनी वो डिमांड्स ये सही मुझे ये सही भी मिसाल है बताइएगा, डिमांड लेकिन उनकी। उन अजीम साहब, उन स्टूडेंट्स के लिए भी मुश्किल आता है क्योंकि उनको भी दोबारा वीजा के लिए वापस आना पड़ेगा और इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर वो फर्दर जा सकते देखिए हैं। डिपेंड करता है कि आप किस वीज़ा के ऊपर है। अच्छा। आप स्टूडेंट वीज़ा कौन सा है, आपका कोर्स कौन सा था, क्या आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अलाउ है। अभी आप देखें कि 2024 का जो इन्फ्लक्स है स्टूडेंट का वो 10 लाख है। जो 2023 का स्टूडेंट टू पीआर रेशियो है दैट इज ओनली 63,000। अब आप गैप चेक करें कितना आ रहा है कि इट इज ओनली, आप समझ लें कि 8 to 9% ऑफ स्टूडेंट्स जो लीगल वे से पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट से पीआर की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। इंडिया ने लास्ट ईयर अभी इंडिया के तकरीबन 65% स्टूडेंट्स ने असाइलम क्लेम कर लिया तो यहाँ से स्टडी पे गए थे। और वो सारे के सारा, देखिए असाइलम इज नॉट अबाउट ओनली केस, वहां पर आपको मंथली पॉकेट मनी भी मिलनी है गवर्नमेंट की तरफ से, फूड मिलना है आपको, सारी चीजें लेकिन आपको एक जगह बाउंड भी कर दिया जाता है। एरिया में कुछ मेरे यहाँ देखिए premises अगर आप हैं। कहते हैं कुछ कि मेरे, रिस्ट्रिक्शंस आप पे होती हैं वो उसकी। अगर आप कहते हैं मैंने जॉब नहीं करनी जी फिर आपको बाउंड कर देते हैं। बिल्कुल। अगर आप अच्छा। कहते हैं जी मैं जॉब कर लूंगा, मैं अपने आप को सपोर्ट कर लूंगा, तो फिर आपको जो है ना फ्री कर देते हैं। ठीक। वो कैटेगरी वाइज डिफरेंट होता है। असाइलम की कैटेगरी क्या है, आपने आपकी स्टोरी क्या है, आपने किस बेस पे असाइलम लिया, उस पर फर्क आ जाता है। ओके ओके। यूएसए जो है ना वो ज्यादातर बाउंड कर देता है आपको। अच्छा अजीम साहब ये भी बता दें कि यूएसए की आपने बात की है, वो तो अब ट्रम्प साहब ने बड़ा रेड सिग्नल दिया। उन्होंने कहा कि जो अमेरिकन सरजमीन पे पैदा भी हुआ ना, हम उसका हक़ शहरियत जो है ना उस पर भी गौर कर रहे हैं, उसे भी हो सकता है हम ख़त्म कर दें। ये बताएं कि कनाडा में जो लोग मौजूद हैं जिनकी दरख्वास्तें सारी मुस्तरद हो चुकी हैं, सारे कानूनी रास्ते उन्होंने दाव पेच आजमा लिए हैं, लेकिन अब कोई उनके पास ना कोई ऑप्शन नहीं बची, तो क्या कर सकते हैं वो? सर देखें कनाडा के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, इतना आसान नहीं डिपोर्ट करना। अभी तो ये सिर्फ जो न्यूज़ है वन साइडेड गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है। ठीक। अभी इसमें ह्यूमन राइट्स जो एक्टिविस्ट हैं वो इन्वॉल्व नहीं है। अभी एनजीओज इन्वॉल्व होंगी। अभी इसके अंदर जो है ना वो हमारे जो इंटरनेशनल अदारे हैं, सही है, यूएनओ इन्वॉल्व हो जाएगा इसके अंदर, और फिर उनको ट्रैक डाउन करना उनकी नेशनलिटीज़ को, तो फिर बैक उनकी गवर्नमेंट को जाके बताना कि भाई हम आपके उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना और वहाँ से उनको डिपोर्ट करना। इट विल नॉट बी इजी टास्क फॉर कनाडा। किसी भी कंट्री के लिए टास्क आसान नहीं है, सही है। तो अब उनके लिए जो आगे ऑप्शंस हैं वो भी लिमिटेड है, बिल्कुल। क्योंकि केसेस तो उनके रिजेक्ट हो चुके हैं। बिल्कुल। और उसकी वजह यही है कि जितने भी असाइलम केसेस पिछले कोई आप समझ लें कि 10 साल में, 5 साल में, 6 साल में लॉग इन हुए हैं, वो लॉग इन इस तरह से हुए हैं, उनको लग रहा था कि यार कनाडा चूंकि बड़ा आसान है, आसान तो कुछ है, भी केस डाल दो, कोई भी केस बना कोई भी के केस लॉयर डाल के साथ डाल दो, डाल आपके दो लिए आसानी हो जाएगी। पीआर मिल जानी है। ठीक है, अब उन्होंने उसको जो है ना वो स्क्रैच आउट करना कनाडा शुरू के कर लिए दिया। इतना ये शॉकिंग अब वो केस नहीं, अब वो फेस देख रहे हैं। अब वो फेस देख रहे हैं। बिल्कुल। इवन के अब जो अमेरिका ने जो ये ट्रम्प ने जो दी है स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा हम आर्मी तक इन्वॉल्व करेंगे इसके अंदर। अच्छा। हमें डिपोर्ट करने के लिए अगर आर्मी भी डिप्लॉय करनी पड़ी तो हम करेंगे। वो तो ट्रम्प के आते ही जो वहाँ पे तारकीन वतन थे गैर मुल्की, उन्हें पता चल गया था कि अब होने क्या वाला है, क्योंकि ट्रम्प का पहले से माइंडसेट वो पता होना ही होना है। अच्छा, कनाडा के हवाले से बात करते हैं। मुझे अजीम ये बताइए कि 2024 में कनाडा में स्टेम इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने, देन फिर गवर्नमेंट चेंज होने का सिस्टम स्टार्ट हुआ। जस्टिन ट्रूडो को पता चला कि भाई मेरे तो खिलाफ हैं लोग, तो मुझे इनको अपनी साइड पे करने के लिए थोड़ा सा इस तरफ आना चाहिए, जो कि वो आए। देन सडनली अब 2025 के लिए स्टेम को बिल्कुल इग्नोर्ड कर दिया गया और ख़त्म कर दिया गया, और कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज किया जा रहा है ट्रेड को, जो कि समहाउ बिजनेस की तरफ आ रही है, मेडिकल आ रही है। तो ये इस सिनेरियो के अंदर जो लोग फंस गए हैं, जिन्होंने अप्लाई किया है, पैसे दे दिए हैं, चीज़ें हो गई हैं और ड्रॉज नहीं निकल रहे, उन लोगों की क्या सिचुएशन आप देखते हैं? देखिए उनके लिए अनसर्टेनिटी है, उनको वेट करना पड़ेगा फॉर अनडेफिनाइट टाइम। ठीक है, कोई डिफाइंड टाइम नहीं होगा उनके लिए, वो 2 साल हो, वो साल हो। देखें ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी यही चल रहा है, 3-3 साल हो गए लोग वेट कर रहे हैं, ड्रॉज नहीं हो रहे, नाम नहीं आ रहा उसके अंदर। सेम गोज फॉर द कनाडा, थ्रेशोल्ड को ऊपर नीचे करते जा रहे हैं। सही। आ जाके प्रॉब्लम यही है अपनी डिमांड को फुलफिल करना। देखिए कनाडा कोई हमारा वो कोई दोस्त कंट्री नहीं है कि वो हमारा एहसास कर रहा है कि जी आप लोगों के पास चूंकि जॉब नहीं है पाकिस्तान में, आज मैं आपको जॉब और पीआर दे दूं। बिल्कुल ऐसे। दे आर वेरी मीन। कोई भी कंट्री है अपने लिए, वो उसका इंटरेस्ट अपनी जात के लिए, उनको अपनी डिमांड पूरी करनी है, उनको अपने डॉक्टर्स चाहिए, उनको अपने इलेक्ट्रिशियंस चाहिए, उनको अपना सारा कुछ चाहिए। अब ट्रेड की भी अगर हम बात करें तो ट्रेड के अंदर भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा घपले हो चुके हैं पास्ट के अंदर।
अब होता ये था कि यहाँ से फॉर इंस्टेंस अभी रेड सील वीज़ा भी जो है ना बड़ा पॉपुलर हुआ था, फिर उसको बंद कर वो भी उन्होंने वीज़ा रिफ्यूज़ करना स्टार्ट कर दिए। सही। प्रॉब्लम यही थी कि अब लेट्स सपोज अब आप ट्रेड कोर्स से एंट्री लेते हैं, ठीक है, और एंट्री ले के वहाँ जाके अपनी वो 2 साल में अपनी 3 साल में डॉक्यूमेंट्स आपने पूरे करते हैं, आप उसको छोड़ते हैं ट्रेड को, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, कोई भी है, और आप जो सबसे इजी बिजनेस है पाकिस्तान के लिए उबर क्रीम, हमारे पंजाबियों के लिए खास तौर पे साउथ इंडियंस भी ऐसे ही हैं, कन्वीनियंट, वो जी हम किसी के नौकर थोड़ी हैं, जब दिल किया ऑन कर लिया ऐप, जब दिल किया बंद कर दिया ऐप, उस पे उसको ऑप्ट कर लेते हैं। अब वो जो अगर 10,000 बंदा 20,000 बंदा ट्रेड में गया था और वहाँ जाके उसने अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया, अब उनकी डिमांड फिर वहाँ पे स्टैंड कर रही है, उनके लिए भी मसाइल है, उनके लिए मसाइल है। तो वो कंटिन्यूसली जो है ना इसको वो अच्छा प्लस माइनस करते हैं। वहाँ के लोग भी बड़े कीन है इस हवाले से। मेरी फ्रेंड के साथ ये वाकया हुआ, उनके जो हस्बैंड थे एक कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन इवनिंग का टाइम उनके पास फ्री था, उन्होंने कहा चलो लेट्स ड्राइव ऊबर। उन्होंने अपनी वाइफ के अकाउंट से ऊबर ड्राइव करना शुरू की, वहाँ से कंप्लेन चलेगी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि पिक्चर किसी और की लगी हुई थी, बंदा जो आया ड्राइव के लिए अच्छा खासा और था। जेंडर का फर्क था। हाँ, तो वो चीज बड़ी पॉइंट आउट की गई कि भाई ये भी क्यों हुआ है, इससे पहले आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, वहाँ पर देखिए सैचुरेशन बहुत ज्यादा हो गई है उबर क्रीम के अंदर भी, और यही वजह है कि वहाँ पर रिसेशन। अभी आप अगर सोशल मीडिया को ओपन करके देखें, सही, कनाडा ने पिछले कुछ 6 महीने में रिकॉर्ड वहाँ पे रॉबरी हुई है। मैं पिछले साल कनाडा में था, आप बिलीव नहीं करेंगी कि एक बिल्कुल मेन स्ट्रीम, जो मेन स्ट्रीम जैसे हमारे यहाँ पे एम मालम रोड है, अच्छा, जैसे गुलबर्ग है, तो मैं टोरंटो में था, तो मेन डाउनटाउन में मैं कुछ मेरा एक चार्जर था वो लेने गया, मेरा वो रह गया था यूएसए में रह गया था, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि उन्होंने बाकायदा जो है ना वो डोर जो है ना वो लॉक किए हुए थे। ठीक है। और मैं जब जाता था शॉप पर वो बेल देता था, वो कहते जैसे हम यहाँ देखते हैं जंगले लगे होते हैं कुछ जगहों पे। ये मैं शॉप्स की बात कर रहा हूँ, मेन स्ट्रीट के ऊपर। मैं वो बेल को नॉक करता था, वो कहते थे अपनी आइडेंटिटी शो करें। हाँ, आपको स्कैन आइडेंटिटी शो करता था अपनी, फिर वो अनलॉक करते थे डोर को। मतलब कि ये पिछले साल की, यानी ये उनके जो कंसर्न्स और जब मैंने पूछा, जब 2-3-4 बार मेरे साथ हुआ, तो मैंने एक बंदे से पूछा, मैं कहा यार क्या ये आप लोग, उसने यहाँ पर रॉबरी बहुत ज्यादा हो गई। अब रॉबरी की क्या वजह है? जॉबलेसनेस। जॉबलेसनेस की क्या वजह है कि जो आपने एक्स्ट्रा इमिग्रेंट्स ले लिए हैं, जो ना तो स्किल्ड पे ना स्किल्ड वर्कर है, ना कोई वाइट कॉलर उनके पास जो है ना वो जॉब है, वो सिर्फ इसलिए आए थे। कनाडा एक जो है ना वो एक कंट्री है जहाँ पर हर किसी को कुछ ना कुछ मिल जाता है, और वो जस्टिन ट्रूडो साहब जो है ना वो मसीहा बने हुए थे इमिग्रेंट्स के। उन्होंने कहा क्योंकि मुझे इमिग्रेंट्स ने प्राइम मिनिस्टर लेकिन चले अब उन्हें एहसास हो गया, मसीहा को समझ आ गया कि वो गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। इलेक्शन सर पर आ गया ना, उनको जो है ना वो भी मद्देनजर रखना। बहुत शुक्रिया अजीम साहब आपका। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हो गया ब्रेक का, हम ब्रेक पर जाते हैं, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। माउंटेन डे मनाने का बाकायदा आगाज 2002 में किया गया, और इस दिन को मनाने का मकसद पहाड़ों की हालत बेहतर बनाने, उनके कुदरती माहौल को बरकरार रखने के हवाले से लोगों में शौर और आगाही पैदा करना है। साल 2024 के लिए वर्ल्ड जो माउंटेन थीम है वो जो कंटेन किया गया है, दैट इज माउंटेन सोल्यूशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। पाकिस्तान को कुदरती तौर पर यह एजाज़ हासिल है कि दुनिया की दूसरी और नवीं बुलंद तरीन चोटियों समेत 8,000 मीटर से बुलंद 5 चोटियां भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, और हम देखते हैं कि इसको सर करने के लिए बड़े गैर मुल्की जो कोपैमा है वो पाकिस्तान का रुख करते हैं। तो ये एजाज़ भी जनाब पाकिस्तान के पास है कि 7,000 मीटर बुलंद 186 चोटियां गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में तरतीब से कुदरत की जानिब से पिरोई गई है। अगर हम पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ दुनिया की इक्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। दुनिया भर की जंगली हयात, जंगल और नेशनल पार्क्स का 56% जो है हिस्सा पहाड़ों में वाक़ है। आलमी सतह पर हर साल 5 करोड़ सयाह पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं टूरिज्म के लिए, ताहम इसकी कीमत जो है पहाड़ी इलाकों में बढ़ती हुई आलूदगी की सूरत में चुकाना पड़ती है। आज के दिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये पहाड़ हमारी तारीख, सकाफत और कौमी फ़ख्र की इलामत है, और हम सबको इन अजीम पहाड़ों की हिफाजत करनी चाहिए और इनकी अहमियत को तस्लीम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आज हम उन पाकिस्तानी कोपैमाओं को भी खिराज तहसीन पेश करना चाहते हैं जनाब, जिन्होंने इन पहाड़ों की बुलंदियां सर करने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी। इन कोपैमाओं की जुर्रत और कुर्बानी हमेशा
हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जनाब अब और कुछ बात कर लेते हैं शोबिज इंडस्ट्री से। एक बिल्कुल, खबर क्यों है नहीं, और ये दिलीप बड़े मजे कुमार की साहब खबर को है। लिया जाए, बिल्कुल। जिनका असल नाम यूसुफ खान था। और ये 11 दिसंबर दिसंबर 1922 को पेशावर में पैदा हुए। वो फिल्मी दुनिया के उन चंद नामवर अदाकारों में शामिल हैं जिन्होंने अपने वक्त की फिल्मी सनत को एक नई पहचान दी। जब हम बात करें दिलीप कुमार की, उनका नाम सुनते ही उनका मुनफरद अंदाज आता है जहन में। जज्बाती गहराई और हकीकत पर मबनी अदाकारी ने इन्हें लेजेंडरी किंग का खिताब दिया। इनकी ट्रेजेडी फिल्में किंग का इन्हें बिल्कुल बिल्कुल, और खिताब इनकी मिला। जो इस फिल्में नाम से थी जाना ना, जाता है। मुगले आजम और देवदास, आज भी क्लासिकल का दर्जा रखती हैं। कोई शक नहीं, मतलब जो भी ये फिल्म मेकिंग पढ़ रहे हैं या जो भी इस तरह से इस शोबे से वाबस्ता उन्हें ये मूवीज लाजमी देखनी बिल्कुल। चाहिए। दुनिया भर में उन्हें पसंद किया जाता है और आज भी जो है ना इन मूवीज को बहुत पसंद किया जाता है। पाकिस्तान के साथ उनकी खास निस्बत, उनकी जाए पैदाइश पेशावर और दोनों ममालिक के ताल्लुकात को बेहतर बनाने में उनकी दिलचस्पी की वजह से थी। जनाब 1998 में पाकिस्तान ने उन्हें अपने सबसे बड़े सिविल एजाज निशान इम्तियाज से नवाजा, जो कि ना सिर्फ उनकी फनकाराना खिदमात का एक जानिब एतराफ था बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान सकाफती हमआहंगी की अलामत के तौर पर भी उसे लिया गया। दिलीप कुमार की शख्सियत ना सिर्फ एक अदाकार के तौर पर बल्कि अमन और मोहब्बत के सफीर के तौर पर हमेशा याद रखी जाए। प्रोग्राम में अब हम कुछ बात कर लेते हैं एक ऐसे लोक फनकार की जिन्हें दुनिया से गुजरे 10 बरस बीत गए, मगर उनकी पुरसोज आवाज और मुनफरद अंदाज आज भी लोगों को याद है। हम बात कर रहे हैं मशहूर फोक सिंगर मंसूर बलंगी की। 1 जनवरी 1947 को वो जिला झंग के इलाके गढ़ महाराजा में पैदा हुए। मंसूर के वालिद पठान अली सारंगी नवाज थे, इसलिए गुलकारी का शौक मलंगी को विरासत में ही मिला। बहुत खूब। और 1965 में जब मंसूर मलंगी का पहला गाना रेडियो पाकिस्तान में नशर हुआ तब उनकी उम्र थी 18 इयर्स, कितने छोटे थे। और 1974 में जब उनका सराइकी गीत एक फुल मोतियेदा रिलीज हुआ तो मंसूर को रातों रात शोहरत मिली और वो शोहरत की बुलंदियों तक और फिर पहुंच कभी गए। पीछे मुड़ के नहीं देखा। बिल्कुल। एक लेते हैं छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक से वापसी पर जनाब रुख कर लेते हैं खेल के मैदान का, तो जहां पर कल थोड़ा सा हमें अपसेट होना पड़ा। जनूबी अफ्रीका ने पहले T20 मैच में पाकिस्तान को 11 रन से हरा दिया। डरबन में खेले गए पहले T20 मैच में जनूबी अफ्रीका ने 184 रन बनाए थे। मुकर्रा हदफ के ताकुब में कौमी टीम 8 विकेटों के नुकसान पर 172 रन ही बना सकी। यूं साउथ अफ्रीका ने 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बर्तरी अपने नाम कर ली। और इसके साथ साथ आपको बताते हैं उधर चैंपियंस ट्रॉफी का मामला अभी तक हल नहीं हुआ और इतलात ये आ रही हैं कि इवेंट की मेज़बानी और हाइब्रिड मॉडल से मुतल्लिक ख़त्मी फैसला होने का इम्कान है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद PSL और IPL भी आमने सामने आ गए हैं। दोनों लीग्स की तारीखों का आपस में टकराने का इम्कान है। IPL 24 मार्च से शुरू हो रही है, जबकि अगर हम PSL की बात करें तो वो 7 अप्रैल से उसका स्केड्यूल तैयार है, जिसकी वजह से टीम फ्रेंचाइजीज के लिए स्टार्स प्लेयर्स की जो दस्तियाबी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स होने का शिकार हो रही है। तो अब यहाँ पर सवाल ये सबके ज़हनों में उभरता है कि जनाब मुजवज़ा शेड्यूल के मुताबिक PSL स्टार गैर मुल्की प्लेयर्स की अदम शिरकत से अपना मयार बरकरार रख पाएगी या क्या इस बार PSL स्टार गैर मुल्की प्लेयर्स के बगैर ही होगी। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं एक्सपर्ट सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट या हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। या साहब वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो अब तक कोई बाज़ाब्ता फैसला नहीं हुआ और इतलात ये है कि 11 दिसंबर यानी आज कोई हतमी फैसला सामने आ सकता है। चैंपियन ट्रॉफी से मुतालिक क्या एक्सपेक्टेशन है, किस किस्म का फैसला हो सकता है? देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो सूरत हाल है वो अगर फैसले के हवाले से बात करते हैं तो जूं की तो है, बट जो अंदर खाना सूरत हाल है वो इस बात का खुलासा कर रही है कि किसी भी वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो है वो अच्छी खबर आएगी और चैंपियंस ट्रॉफी ऑन है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान इंडिया का मैच भी होगा, तो टूर्नामेंट के हवाले से फिलहाल थोड़ा सा जो लोगों का कंसर्न है वो अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि बाकायदा तौर पर अभी तक इस बात का ऐलान हो नहीं पाया है, इंडिया पाकिस्तान के मैच का शेड्यूल सामने आ नहीं पाया है। तो इस वक्त लोगों का अभी भी लोग कश्मकश का शिकार है। या साहब ये बताइएगा, इस हवाले को थोड़ा सा इलैबोरेट भी कर दीजिए। अगर फॉर एग्जांपल सिचुएशन के तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होती है तो इसमें पाकिस्तान के मौकिफ की जीत होगी या शिकस्त होगी? देखिए, खेल में जब 2 टीमें मैदान में उतरती हैं तो एक टीम जीतती है और एक टीम हारती है, लेकिन यहाँ जो आप बात कर रही हैं हार या जीत की, तो ये हार या जीत की बात नहीं है,
जी। ये खेल की बेहतरी के लिए जो भी फैसला होगा वो आमियत का हामिल होगा। बिल्कुल ठीक। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो उसूली मौक़िफ़ है वो अपनी जगह मौजूद है। और अगर कोई ये समझता है कि जी अगर चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो तीसरे मुल्क में चले जाती है, तीसरे मुल्क से मतलब ये है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच मोस्ट प्रोबेबली जो बाज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि दुबई में ही होगा, अगर वहाँ होता है तो ये पाकिस्तान की हार होगी, तो ऐसा नहीं है। तो पाकिस्तान ने इसी बात पे कायल करने की कोशिश की है भारत को, यही चीज़ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सामने रखी है कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा, और अगर इस बार चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान इंडिया का मैच किसी तीसरे मुल्क में होगा तो फिर पाकिस्तान और भारत का मैच भी भारत में नहीं होगा, वो भी तीसरे मुल्क में ही होगा। तो इसमें तो फिर जीत हार की बात नहीं हुई। ये खेल के लिए इंपॉर्टेंट है कि कोई फैसला निकलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये भी बताइएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हम देखते हैं कि आईपीएल और पीएसएल का जो शेड्यूल है उसमें भी किसी हद तक टकराव है। पीसीबी को आईपीएल के दौरान पीएसएल करानी चाहिए या फिर पीएसएल की मुजव्वज़ा तारीख में कोई तब्दीली भी हो सकती है? देखिए, बात दरअसल ये है कि बहुत आसान है यहाँ पर उज़ैर साहब बैठकर बात करना कि जी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में नहीं होगी, तीसरे मुल्क में होगी तो ये पाकिस्तान की हार हो जाएगी, और पीएसएल और आईपीएल का टकराव होगा तो बड़े खिलाड़ी पीएसएल में खेलने के लिए नहीं आएंगे और पीएसएल को आगे कर देना चाहिए। देखिए, इंटरनेशनल आपकी कमिटमेंट्स हैं और हर टूर्नामेंट का एक शेड्यूल है। अभी पाकिस्तान टीम जनूबी अफ्रीका में खेल रही है, जनूबी अफ्रीका की टीम श्रीलंका के साथ टेस्ट सीरीज खेल रही थी, तो उन्होंने मना तो नहीं कर दिया कि हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, पहले हम वो टेस्ट सीरीज खत्म कर लें। भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है लेकिन उनकी T20 टीम जो है वो जनूबी अफ्रीका में खेल रही थी। अब आपको अपने जो कमर्शियल मुआहदे हैं उनको फुलफिल करना है, अपनी आपको टीमें मैदान में उतारनी है। खिलाड़ियों से टीम जरूर बनती है लेकिन असल वो मुल्क की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आपका जहां तक सवाल है कि पीएसएल और आईपीएल क्लैश कर रहा है, तो देखिए पीएसएल में बड़े खिलाड़ी तो फिर भी नहीं आते। अमूमन वही खिलाड़ी पीएसएल में खेलने के लिए आते हैं जो कि या तो रिटायर हो जाते हैं या वो अपना पीक टाइम गुजार लेते हैं, और उसकी बुनियादी वजह है जो कड़वा सच है, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, आपको समझना चाहिए। अभी एक खिलाड़ी है ऋषभ पंत, वो लगभग पाकिस्तानी 60 करोड़ रुपए में बिके हैं। अब आपके लिए यह हैरानकुन बात होगी कि पाकिस्तान सुपर लीग की 3 टीमें पाकिस्तानी 60 करोड़ रुपए की नहीं है, और वहां पर एक खिलाड़ी इतने में बिक गया जितने की टीमें नहीं है पाकिस्तान में। तो देखिए वो एक बड़ी, मेरा ख्याल है फिर अगर ये क्लैश हो भी रहा है शेड्यूल में तो जो फ्रेंचाइजेस मालिकान हैं उन्हें कोई इतना इशू होना नहीं चाहिए। देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग एक ब्रांड बन चुका है और पाकिस्तान सुपर लीग को लोग देखते हैं, और जिनको पीएसएल देखना होगा वो पीएसएल देखेंगे, जिनको आईपीएल देखना होगा वो आईपीएल देखेंगे। और ऐसा नहीं है कि पीएसएल में खिलाड़ी ही नहीं होंगे, सारे खिलाड़ी जो है वो आईपीएल में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये तो एक मुकाबले की फिजा बनेगी और थोड़ी सी क्लैरिटी भी आ जाएगी कि भाई अमूमन होता ही है कि कुछ खिलाड़ी जो है वो आईपीएल की वजह से पीएसएल में खेलने से इनकार कर देते हैं। बिल्कुल। तो अब उनको अपना जो ब्रेड एंड बटर है वो पीएसएल में नजर आएगा, और पाकिस्तान जो लीग है वो एक अच्छा मुकाबला होगा। या साहब, ये तो एक सिचुएशनल बात है। ये जो मामला आ रहा है तारीखों का, टकराव का, कि किस तारीख को कौन सा प्ले होगा, और इस तरह स्टार प्लेस के हवाले से जो बातें आ रही हैं, किस तरह कौन कहाँ खेलेगा, कैसे होगा, आपको नहीं लगता इस तरह खेल का जो मेयार है वो बरकरार रह पाएगा, स्पेशली अगर हम बात करें पीएसएल की? नहीं नजफ, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। मैंने आपको दोबारा ऐसे एक बात बोली कि अगर पाकिस्तान की टीम जनूबी अफ्रीका में खेल रही है तो जो लोग टीम पाकिस्तान को फॉलो करते हैं, जो टीम पाकिस्तान के दिल दादा हैं, वो पाकिस्तान टीम को खेलता हुआ देखेंगे। ठीक है। लेकिन अगर कोई क्रिकेट को बहुत ज्यादा फॉलो करता है तो वो इंडिया का मैच भी देखेगा। लेकिन यहाँ पर खेलने की बात हो रही है, तो मैं दोबारा से आपसे यही अर्ज करूंगा कि आप अगर ये कह रही हैं कि जी क्लैश हो जाएगा पीएसएल का आईपीएल से, तो हम देखेंगे कैसे, खिलाड़ी खेलेंगे कैसे। देखिए, जिन खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलना है वो आईपीएल में ही खेलेंगे, और जिन खिलाड़ियों को पीएसएल में खेलना है वो पीएसएल में ही खेलेंगे, क्योंकि अब बहुत सारे खिलाड़ियों ने जो है वो मुआहिदा कर लिया है, उनका मुआहिदा हो गया है, तो वो क्यों नहीं खेलेंगे। बिल्कुल, यही साहब, शायकीन की पसंद है, जो मर्जी देखें जनाब, रिमोट उनके हाथ में है। तो कल के मैच को डिस्कस कर लेते हैं सर। पहले T20 में साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त दे दी है। आपको क्या लगता है इस शिकस्त के पीछे क्या वजूहात हैं? जिम्मेदारी किस पे ज्यादा आयद होती है, बॉलिंग पर या हमारी फिर बैटिंग पर? देखिए उधर साहब, बात दरअसल ये, अगर आप स्कोर कार्ड देखने के लिए जाएंगे ना तो 11 रन से आप आ रहे हैं, तो एक आम राय यही होगी कि यार बहुत अच्छा मुकाबला किया पाकिस्तान टीम ने,
और रिजवान ओपन करने के लिए आए थे और उन्होंने 74 रन स्कोर किए, तो रन बुरे नहीं है। आप बोलेंगे यार कप्तान ने तो पूरी कोशिश की, टीम हार गई, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा तह में उतरेंगे, इस मैच में जाएंगे, तो वो पंजाबी में कहते हैं ना कि कुछ शहर के लोग भी जालिम थे और खुद को भी कुछ मरने का शौक था। तो कल हमने अपने नाकामी का जो घड़ा है वो खुद खोदा है और इस नाकामी के पीछे हमारे कप्तान मोहम्मद रिजवान जो है वो हमें सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। बतौर कप्तान उनके फैसले, बतौर बैटर उनकी कारकर्दगी। मसलन कौन से फैसले याया साहब? देखिए 3 for 28 मरहले पर स्कोर था जनूबी अफ्रीका का और उस मरहले पर लग रहा था कि जनूबी अफ्रीका की टीम को पाकिस्तान को रैप अप कर देना चाहिए, लेकिन मिलर ने वहां पर आकर एक किलर वाली इनिंग खेल दी और उस मौके पर जब 3 for 28 था जनूबी अफ्रीका का स्कोर, वहां पर रिजवान जो थे वो सुफियान मुकीम को बॉल डालने के लिए लेकर आ गए। जनूबी अफ्रीका ने अपनी इनिंग में 14 छक्के मारे और 14 में से 10 छक्के उन्होंने पाकिस्तान के स्पिनर्स को लगाए। आखिर में किलर को आउट किया शाहीन शाह अफरीदी ने 14वें ओवर में, उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। और फिर इख्तितामी ओवर्स में जिस तरह जॉर्ज लेंडे ने हमारे ऊपर अटैक किया, वहां पर भी बॉलिंग का इंतखाब रिजवान का ठीक नहीं था। फिर पाकिस्तान की टीम जो है वो जब बैटिंग करने के लिए आई, तो अब आप मुझे बताइए कि आप 180 प्लस चेस करने के लिए जा रहे हैं और पहली 18 गेंदों पर आप 13 डॉट बॉलें खेल देते हैं, जिसमें से 11 डॉट बॉलें जो है वो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम खेलेंगे, तो पाकिस्तान टीम कैसे जीतेगी? आपको रिजवान के 70 रन तो नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको ये भी नजर आना चाहिए कि पाकिस्तान टीम ने कल 43 डॉट बॉलें खेली हैं। उन 43 डॉट बॉलों में रिजवान ने 22 डॉट बॉलें खेली हैं, 21 सिंगल उन्होंने लिए हैं। तो अगर आपका कोई बैट्समैन 43 गेंदों के ऊपर 22 रन बनाएगा तो आप मैच कैसे जीत सकते हैं? बिल्कुल ठीक। याया साहब बताइएगा ज़रा क्विकली, आकिब जावेद कहते हैं कि फ़खर जमान को साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ में शामिल ना करने की वजह उनकी बेसिकली फ़िटनेस का मसला है, मगर जब फ़खर जमान से बात होती है तो वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल फ़िट हूँ, मैं खेलने के लिए तैयार हूँ। तो ये माजरा क्या है? आपको क्या लगता है उनको आउट क्यों किया गया स्क्वाड से? देखिए नजफ, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप जानते हैं लेकिन कर नहीं सकते, नजर आ रही होती है। थोड़ी सी टच कर लीजिए, ज्यादा मत कीजिए पर टच कर लीजिए बातों, इशारा तक, हिंट दे दे। नहीं, वो सब कुछ आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, और आपको सब कुछ इसलिए नजर आ रहा है कि आपकी जो T20 टीम में इस वक्त अगर हम देखें, आमिर जमाल को होना चाहिए था, वो टीम में नहीं है, आपने उनको टेस्ट टीम में डाल दिया है। आपकी इस T20 टीम में होना चाहिए था हसीबुल्ला को, वो नहीं है टीम के अंदर, तो उनके ना होने से किसको फायदा पहुंच रहा है वो भी आपको नजर आ जाएगा। मैं हिंट नहीं दे रहा, आपको बता देता हूँ, वो विकेट कीपर है, तो वो किसके लिए खतरा है ये आपको नजर आ जाएगा। आपके वाइस कैप्टन कल के मैच में बाहर बैठे हुए थे। उसके बाद अगर आप बात करते हैं फ़खर जमान, अगर फ़खर जमान इस टीम में होते तो बाबर आजम की इस टीम में जगह बनती। तो अब बाज़ाहिर ऐसा ही नजर आ रहा है कि जिस तरह बाबर आजम ने रिजवान को पूरा बैक किया, अब रिजवान जो है अपना हिसाब बराबर कर रहे हैं उनका। तो यानी याया साहब अगर हम इसको कहें तो ये फिटनेस का मसला नहीं है, ये मसला इस चीज का कि किसी और की जगह वो फिट ना हो जाए। बहुत शुक्रिया याया हुसैनी साहब आपके। अगर एक आदमी अनफिट है जी, अगर एक आदमी अनफिट है तो वो डोमेस्टिक में कैसे खेल रहा है? बिल्कुल। बहुत शुक्रिया याया साहब। उम्मीद है हमारे जो देखने वाले ना आपकी बात से उन्हें बड़े बेहतर अंदाज में समझ। तो आज का दिन बड़ा अहम है, देखना यह कि आज चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक क्या फैसला सामने आता है। और दूसरी जानिब हम उम्मीद भी करते हैं कि पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका से जनाब T20 सीरीज में एक मैच हार चुका है पहला, तो अब जो टीम पाकिस्तान है वो कम बैक करेगी और वापस हमारे चेहरे पर जो खुशियां हैं वो लौटा देगी और हम इंतजार और हम लौट के आ जाते हैं ब्रेक के बाद। तो अभी चलते हैं ब्रेक की तरफ और देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेहत की और हेल्थ की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो नाजरीन, दो बड़े मसाइल हैं हम लोगों के, या तो हम मोटापे का शिकार है या हम कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। एक तरफ तो मोटापे की अगर हम बात करें तो उसमें संगीन जो है ख़तरात लाहक होते हैं, और दूसरी तरफ जब कमज़ोरी आ जाती है तो ग़िज़ाई किल्लत है। लाखों लोग कमज़ोरी का शिकार है, कभी दिखते हैं मोटे लेकिन जिस्म में ताकत नहीं है, मसल्स काम नहीं करे, हड्डियों ने जवाब दे दिया है। ग्लोबल न्यूट्रिशन की रिपोर्ट यहाँ पर आपके साथ शेयर करें जो ये बताती है कि पाकिस्तान में तकरीबन 13.4% खवातीन जबकि 7.5% मर्द मोटापे का शिकार हैं। दूसरी जानिब अगर कमज़ोरी की बात की जाए तो इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान के तकरीबन 37.6% बच्चे कमज़ोर, लागर
और ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। ये दोनों मसले कितने संगीन हैं, इस पे ज़हनी दबाव कितना आता है, जिस्मानी दबाव कितना होता है, किस तरह असरअंदाज होता है, ये सारे इस मसाइल पर आज हम बात करेंगे और इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है ये भी आपको बताएंगे। इन अहम मसाइल की जो वजूहात हैं, इनका आसान सा कुदरती इलाज क्या हो सकता है, आज हमने दावत दी है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हकीम अताउर रहमान साहब, उनसे इन मसाइल का हल जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर, सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि मोटापे की जो बुनियादी वजूहात हैं ये क्या होती हैं, और ये मसला पाकिस्तान में हम देख रहे हैं इतनी तेज़ी से अब क्यों बढ़ता जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम, ये जो मोटापा है ना, बेसिकली ये बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है, बल्कि बहुत सी बीमारियों का मजमूआ है। बिल्कुल, या इसको जड़ कह लें आप। इंटरनेशनली मोटापे की, ओबेसिटी की 14 रीजंस हैं। अच्छा, कि 14 वजूहात की बिना पर आपको मोटापा हो सकता है। ठीक है। मिसाल के तौर पे उसमें मैं चूँकि प्रोग्राम में टाइम थोड़ा सीधा बताऊँ, सीधा बता दें। पीसीओस जो हमारे माशरे में है। जी, जो हमारे पाकिस्तान में जिसके अंदर ज़्यादा पाया जाता है, उसमें पीसीओस के इशूज़ ख़वातीन में, ख़वातीन के हवाले से। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, स्टूल का बर वक्त दाना। नंबर 3 आपके ब्रेन्स के अंदर स्ट्रेस लेवल जब बहुत बढ़ता है, आपकी हाइपोथैलेमस की पीएच डिस्टर्ब होती है, उससे ओबेसिटी होती है। बिल्कुल ठीक है। नंबर 4 बसियार खोरी, जब आप बहुत ज़्यादा खाते हैं बे टाइमिंग, बेहतियाती से, और किसी चीज़ का लिहाज नहीं रखते, कैलोरीज का लिहाज नहीं रखते और टाइम का यानी लिहाज जब नहीं आप रखते। पेट भर के नहीं, थक के उठते हैं, तब फिर ये होता है। एब्सोल्युटली। तो ये भी मोटापे की एक वजह है। सही है। 5वीं वजह है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, खाया पिया और बैठ गए। ठीक। चलें, अगर आपने खा भी लिया है तो उसको यूटिलाइज करें, उस कैलोरीज को बर्न करें। हाँ। अगर वो बर्न नहीं करेंगे तो वो ओबेसिटी होगी। इसी तरह 6ठी जो रीजन है वो जेनेटिकली है, मोटापा खानदानी तौर पे। बिल्कुल। और खानदानी मोटापा नुकसानदेह नहीं होता। अच्छा, हाँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके अच्छा, कुछ लोग मैंने सुना है वो कहते हैं हमें तो पानी भी लग जाता है जनाब, हम क्या करें? असल में खानदानी मोटापा है। वो नहीं खानदानी मोटापा नहीं, वो बेसिकली खानदानी मोटापा जिनको होता है वो नुकसानदेह नहीं होता। बेसिकली उनकी जो अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल, उनके लिवर का इनलार्जमेंट लेवल नॉर्मल होता है। नॉर्मल होता है। यानी बड़े लोग आते हैं, हम देखते हैं 130-40 किलो वेट है, जब हम उनकी नब्ज देखते हैं और उनको कहते हैं आपका तो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, तो वो बड़े हैरान होते हैं, कहते हैं ये कैसे हो सकता है। जब वो चेक करवाते हैं तो डेफिनेटली नॉर्मल होता है, क्योंकि वो जेनेटिकली मोटापा है, वो नुकसानदेह नहीं होता है। वो फिजिकली अपीयरेंस में तो बुरा लगता है, बट अंदरूनी तौर पे बीमारियों के हवाले से खतरनाक नहीं। हकीम साहब, हमें ये बताइए कि वो जो रास्ता है जब आप ओबीस हो रहे होते हैं, मोटे हो रहे होते हैं, कैसे पता चल जाए कि आपने उस रास्ते पे, अब वो रास्ता आपका शुरू हो गया, उससे पहले ही आप ताकि खुद को स्टॉप कर सकें? ऐसे कौन सी चीज? कठिन रास्ता है करके जाना चाहिए। आगे जाके डेस्टिनेशन में मजीद कठिन हो जाता है। देखें, कठिन नहीं, इकट्ठा हो जाता है। देखें, यूनिवर्सल रूल जो है ना, वो अकॉर्डिंग टू बॉडी मास इंडेक्स आप अपने आप को मॉनिटर करें, बीएमआई अच्छा, BMI के ठीक है, मुताबिक। ठीक लेकिन है। चूंकि हमारे पाकिस्तान में पुरलू काम चलता हाँ जी। है और टोटकों से काम चलता है और दवाइयाँ भी सेल्फ मेडिकेशन पे चलती हैं, तो हम फिर उनके हिसाब से कुछ चीज़ें बताएंगे। देखिए, मोटापा यही है कि आपकी हाइट के लिहाज से ओबेस्ट होना चाहिए बंदे को। अच्छा, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदे का कद 5 फुट 8 या 9 इंच है, तो उसको 75 से ऊपर नहीं होना चाहिए वेट में। यानी मैं एक नॉर्मली बता रहा हूँ। नॉर्मली बता अच्छा, इसी तरह उसकी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं ऊपर नीचे करके। देखिए, अल्लाह पाक ने ये जो हमारे नी है, घुटने हैं, 100 साल तक भी ये घुटने खराब नहीं हो सकते। ओह, जबरदस्त। ये इतनी अल्लाह ने सुभान उसकी अल्लाह। एक सलाहियत बनाई है कि हमारे वजूद का सारा बैलेंस, पूरा बोझ इन घुटनों ने बर्दाश्त किया हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी बदप्रेजियों ने, इतनी ज़्यादा बेतदालियों ने हमारे घुटनों को 40-50 साल की उम्र में भी, आप देख लें आज मसाजिद के अंदर जितने लोग नमाज खड़े होकर पढ़े उतने लोग बैठ के पढ़े। तो ये मोटापा ही इसकी मेन वजह है। वजन ज्यादा लाद दिया हमने। एब्सोल्युटली, उसके ऊपर वजन ज्यादा लाद दिया, फिर एक्सरसाइज नहीं की। तो हकीम साहब, फिर हमें कोई जरा क्विकली इस नुस्खा वजन से बताइए निजात दिलाने हमें। का कोई आसान आजमूदा नुस्खा बताएं, और ये भी बताएं हफ्तों में, दिनों में, महीनों में, कि कितनी वो देर में रास्ता आसान हो ये जाए। जनाब देखिए, इसका असर नजर आना शुरू हो देखिए, जाएगा। नुस्खे से पहले मैं एहतियात बताऊंगा कि जो जी। बंदा अपनी हाँ जी, खाली नुस्खों पे नहीं ना रहना चाहिए। हाँ जी, हाँ। अपना वजन कम करना चाह रहा है, उसको अपनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल से बाहर आना होगा। हैबिट्स ठीक। दुरुस्त हैबिट करनी है। नंबर 2, नींद पूरी लेनी होगी। ये अक्सर हम अच्छा। कहते हैं कि ये बड़ी नींद, बहस है, कितने घंटे की? सर देखें, जो नॉर्मली एक हेल्दी नींद है ना, वो 8 आवर्स है। बस फिर 8 हमारा ये hours। टॉपिक नहीं है। लेकिन ये कि जो कि हेक्टिक शेड्यूल वाले लोग 6 आवर्स भी ले लेंगे तो अच्छा, ये वो बहस चले, ये भी है चले, कि ये ठीक खवातीन के लिए 9-10 घंटे और मर्द हजरात के लिए 8 घंटे उसकी हैं, ये वजह भी बहस है। बिल्कुल आप सही कह, नहीं ये औरतें तबतन कमजोर होती जी। हैं, असाब उनके वीक होते हैं, तो उनको थोड़ी नींद ज्यादा चाहिए होती है। ज्यादा फिर वो चाहिए। सारा दिन बच्चों में, घर के काम काज में ज्यादा हेक्टिक होती हैं। ठीक, ठीक। होता तो मर्द भी हेक्टिक है, लेकिन उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो ओपन
एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही होती है। बड़ी और अहम एक बात घरेलू अंदर एक कमरे के अंदर रह के वो फिर फ्रस्ट्रेशन, वही 4 लोगों की आपने शक्लें देखनी है, जाहिर बात है आपके साहब ज्यादा जल्दी। इसके बाद आपने दूसरी चीज ये है कि शरीयत मुतहरा के मुताबिक हमारे आका अलैहिस्सलाम ने जो फरमुदात बताई हैं, जो तालीमात दी हैं, उसके ऐन मुताबिक जब हम जिंदगी गुजारेंगे तो हम मोटापे बड़ी खूबसूरत बात आपने कि आए नुस्खे की तरफ आते हाँ हैं, जी, बात नुस्खे करते हैं। मैं 3 चीजें बता के नुस्खे पे जी, आऊंगा। जी, सिर्फ जी, एक जी, ये बता कि दें। इंटरमीडिएट फास्टिंग का दौर है, ओके। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप 2 दिन वीक में रोजा रख लें, जुमरात का और पीर का रोजा रखें। ठीक है। आप यकीन करें दिनों में आपका मोटापा कम होगा। बिल्कुल ये जी, बिल्कुल रोजा तजर्बे की रख बात लें है। पूरे हफ्ते में दूसरा, 2 दिन। खाने के बाद पानी ना पिए। खाने के और बाद पानी तीसरा, ना पिएं। सुन्नत के मुताबिक जब जमीन पे आप खाना खाते हैं और एक टांग उठाते हैं जी। तो उस एक टांग उठाने से आपका वो समझ लिया पैरामीटर है, वो आपको ज्यादा खाने नहीं देगा, आपका स्टमक स्क्वीज हो जाता Oh, है और absolutely. समहाउ आपका स्टमक कम फूड मांगता क्योंकि है। ज्यादा हम जब हमारा खाने का अंदाज किया है, हम चोकरी मार के बैठे हुए हैं, हम टेबल पे बैठे हुए हैं, ये सारे गैर फितरी तरीके हैं। इससे आपकी बॉडी ज्यादा बॉडी में खाना जाता है और ओबेसिटी का और बायस जब आप उठते हैं तब आपको पता चलता है जनाब Absolutely. ज्यादती हो अब हम गई नुस्खे की खाने में। तरफ आते हैं। मामला फिल फोर जी। अच्छा, इसमें आज मैं 7 इंग्रेडिएंट्स का एक नुस्खा बताऊंगा जो किचन रेसिपी है, जो अच्छा। घरेलू नुस्खा है और तकरीबन जितनी भी हमारी 14 रीजन है बॉडी में, उन तमाम चीजों का अहाता करता है। सबसे पहले हम लेंगे सुंड। ये सुंड है, अदरक को सुखाया, सूखा अदरक, अच्छा, अच्छा। सूखा अदरक। इसको अरबी में अदरक है। जंजीबील भी कहते हैं। ठीक है। ये सुंड ले लीजिए, ये ले लें 1 छटांग। इसी तरह दूसरी चीज है कलौंजी, वाह जी, वाह। कलबंजी। ब्लैक सीड। की ठीक तो है। फास्ट इसके बारे में हदीस में भी है कि मौत के अलावा तमाम बीमारियों में अल्लाह ने शिफा रखी हुई है। ये बिल्कुल। हमारा ईमान भी और यकीन भी है। बिल्कुल। ये कलौंजी, ये भी आप ले लें आध पाव। आत्मा बिल्कुल ठीक है। तीसरी चीज है जीरा सफेद। सफेद जीरा। ये इतनी बड़ी चीज है कि किसी को अगर जॉइंडस हुआ हो, वो रात को 1 चम्मच भिगो के सुबह उसको छान के सिर्फ पानी पी ले, अच्छा। तो 7 दिनों में आपका LFT नॉर्मल हो जाता है। आपके लिवर से रेलिवेंट जितने इश्यूज हैं सब रेक्टिफाई हो जाते हैं। लें जी। ये जीरा सफेद बातों बातों में एक और नुस्खा भी जो है ना हकीम साहब ने अता कर ये दिया। किचन रेसिपी है पर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हाँ। ठीक जबरदस्त है, है। ये तीसरी चीज है, ये भी आध पाव लेना है आपने। बिल्कुल ठीक है। चौथी चीज है लाख दाना। लाख दाना। जी, ये हर्बल एक इंग्रेडिएंट्स हैं जो तेजी से वजन को कम करते हैं। पूरी दुनिया में जितनी ओबेस की दवाइयां बनती हैं उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट भी यही होता अरे अच्छा, वाह अच्छा। वाह वाह। है, लाख लाख दाना। दाना। ये भी आप आध पाव ले लें। बिल्कुल ठीक है। 5वीं चीज है सना मक्की। सना मक्खी। इसके बारे में हदीस में भी रेफरेंस है और अल्लाह के नबी ने ये स्टमक के लिए भी अच्छी होती ये है ना? बेसिकली कॉन्स्टिपेशन के लिए, अच्छा। आपके लिवर के लिए और आपकी बॉडी के अंदर जितना डिटॉक्सिफिकेशन का अमल है उसको ये रेक्टिफाई करती है, Rectify तनकिया करती करती है, है, बिल्कुल प्यूरिफिकेशन का अमल को तेज करती है। बिल्कुल ठीक है। ये है सना मक्की। सना सना मक्की। ये भी आप ले लें आध पाव। और छठी चीज है अजवाइन। अजवाइन। वेरी देसी हेल्दी, अजवाइन। वेरी हेल्दी। अच्छा, ये आपको पता है कि हमारे यहाँ किसी को भी घर में गुर्दों का पेन हो, किडनी का पेन हो, एक चुटकी अजवाइन शहद के पानी से खा लें, इमीडिएट पेन रिलीफ है। इसके साथ से यूट्रस के लिए बहुत जी, गायनी के हवाले से, पीरियड्स के इश्यूज में खवातीन का, वो बहुत अच्छा है। पीरियड्स के हवाले से जिन खवातीन बच्चियों में पीरियड्स इरेगुलर हैं, वो अजवाइन का कावा पिए, फौरी तौर पे वो अजवाइन के मामला बिना तो हल। जनाब मछली भी नामुकम्मल। अच्छा, ये होगी छठी चीज अजवाइन। मैंने तो अपनी पसंद की बात करनी है। जी, 7वीं चीज है बरगे सुदाब। बरगे सुदाब सुदाब। सुदाब। ये वो टहनियाँ होती हैं, लकड़ी के छोटे छोटे पीस होते हैं। अच्छा। और ये भी एंटी ओबेस्ट है, बॉडी के अंदर एक्सेस मोटापे को दिनों में खत्म करता है। जबरदस्त। ठीक अब है। इनको सातों इस्तेमाल किस तरह से चीजों को, करना? जी, इन 7 चीजों का हम वजन ले लें। ठीक है। और इसको घर में आप ग्राइंडर कर लें ओके या किसी करीब से उसे पिसवा लें आप। ठीक तो है। ½ टीस्पून सुबह शाम नीम गर्म पानी या शहद के पानी से इस्तेमाल करें, बिल्कुल ठीक नीम है। गर्म पानी या या शहद शहद के पानी से। मिसाल के तौर पे आप 1 गिलास पानी में 2 या 1 चम्मच शहद मिला लें, हल्के ठीक है, जायका, ठीक उसके है। साथ ये ½ टीस्पून सुबह ले लें अच्छा। और ½ शाम ले लें। और ये आपने शायद इसलिए कहा है ताकि कड़वी ना लगे। नहीं, या थोड़ा कड़वी का सा वो मामला जो नहीं एक है, taste है। शहद भी बताते खुद शहद गर्म पानी में पीने compulsory है से इसका ingredient। कंपल्सरी नहीं है। मिसाल के तौर पे वो भी वजन को कम करता है, उसकी ठीक है। एफिकेसी मजीद स्ट्रांग हो जाती है। अच्छा अच्छा। सादा पानी से भी ले सकते हैं। कॉम्बिनेशन Okay. अच्छा हो जाता है। एब्सोल्युटली, यानी ये इसके हमने जो नतायज है ना वो बड़े अच्छे लिए हैं शहद के पानी से। तो ये क्योंकि शहद भी हर घर में होता है, तो उसके पानी में गर्म पानी में शहद मिलाए, उसके साथ मेडिसिन ले लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 7 चीज़ों का नुस्खा जुमले अमराज मोटापा में बेहतरीन कारआमद है। अच्छा क्या हकीम साहब, बात है, उसके बहुत साथ खूब। अगर हम दूसरी तरफ देख लें तो कुछ बड़े लाकर कमज़ोर अफराद होते हैं, वेट गेनर आप लेने जाएं, बड़े बड़े महंगे वेट गेनर मिलते हैं, उनके लिए भी कोई चीज़ बता दें कि वो किस तरह से कोई देसी चीज़ तैयार, क्विकली बता दीजिएगा। जी, वक्त कम इसमें देखें जो लोग वीक हैं, कमज़ोर हैं, सबसे पहले तो वो चेक करें, उनमें 70% लोगों में GIT के इशूज़ हैं, मैदे का इशू है। ठीक है। तो वो अपने उसमें ये कि कोई ना कोई कावा इस्तेमाल करें, जैसे पुदीना, सौंफ, इलायची है। इसी तरह ये लोग
खजूर का इस्तेमाल कसरत से करें जो लोग मोटा होना चाहते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे ये लोग ऑलिव्स, जैतून का ब्लैक तेल ऑलिव्स। जी, ब्लैक नहीं, ग्रीन ऑलिव्स। ग्रीन ब्लैक ऑलिव्स ऑलिव्स अक्सर हमारी कुकिंग में यूज होता है ना जी। ग्रीन ऑलिव्स एज अ सैलेड यूज होता है, वो आप 5-7 दाने बच्चे इस्तेमाल करें जो मोटा होना चाहते हैं। इसी तरह खुराक के अंदर गोश्त का इस्तेमाल कसरत से करें, दूध का इस्तेमाल कसरत से और करें। बाहर के खाने छोड़ दें। जाहिर बात है, जो देखें जो लागर लोग हैं ना, वो बहुत बाद ऐसे भी हैं जो जेनेटिकली लागर होते हैं, वीक होते हैं, लेकिन उनके लिए न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज के इश्यूज हैं। आप उसमें A to Z तक जो भी मिनरल्स, विटामिन हैं, उसका इस्तेमाल भी करें रेगुलर अपनी लाइफ के अंदर। उससे भी आपकी बॉडी की न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी पूरी होती है और आपके अंदर जो भी कमी है वो पूरी होती है। और नुस्खे के वाले से इसके अंदर आपको पता है कि पहले हम लोग ये पंजीरी बनाते थे। जी हाँ। ड्राई फ्रूट्स। अब ये पंजीरी, अगर पंजीरी, वो देसी घी होता है, उसमें बादाम होते हैं, चारों मगज होते सूजी हैं, और दाल की बनती है, वो सर्दियों की सौगात कहा जाता है तो इसको। ये जिनके बच्चे कमजोर हैं, लागन है, वालिदैन को चाहिए कि उनको आप वो पंजीरी बना दें और वो दूध के साथ 2 चम्मच सुबह में ले लें, 2 चम्मच शाम में ले लें, तो मेरा ख्याल है 1 आध महीने में उससे भी उनका वजन बढ़ेगा। क्या बात है हकीम साहब, कितने आपने कम वक्त में और कितनी खूबसूरती से जो है ना वो बहुत दोनों शुक्रिया। मसाइल जो है उनका बिल्कुल। अहाता किया, उनका हल भी बताया। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। बहुत तो नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। तो फिर आप पे जिम्मेदारी है कि कहीं नहीं जाना, आपने देखते रहना है सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान वंस अगेन। नजफ, आपसे मेरा ये सवाल है कि आते साथ ही सवाल मैं कहा गेस्ट से तो बड़े सवालों जवाब हो गए, अब हम कुछ आपस में भी सवाल जवाब सेशन जो है ना वो कर लें। जी। मुझे ये बताएं कि आपने कभी देखा है कि मतलब आपने देखा है कि एलडीए जो है प्लॉट्स की बोली लगा रहा होता है, सब्जी मंडियों में बोलियां लग रही होती हैं, क्या आपने गाड़ी जो है कभी बोलियों के जरिए बिकती देखी? गाड़ियां बोली के जरिए नहीं, मैंने शोरूम के थ्रू सेल होते हुए देखा है। अच्छा। मैंने ऑनलाइन। कैसा एक्सपीरियंस था आपका उसमें? अच्छा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक तो बहुत अच्छा रहा है। यानी आप सिर्फ ये 2 तरीकाकार से वाकिफ हैं, यानी ऑनलाइन या फिर आप कुछ नया लेकर आए हैं? मैं जनाब आपके लिए आपकी खिदमत में तीसरा जो है ना वो तरीका लेकर आया हूं। और बोली के जरिए जो है ना वो भी गाड़ी खरीदी जा सकती है, बेची भी जा सकती है। अच्छा, खाली खरीदी नहीं, बेची भी जा सकती है। तो बताएं हमें, दिखाएं कैसे हमें होता और है हमारे और किस तरह नाज़रीन होता है। को। जनाब हमने एक जगह विजिट किया है तो आपको वो दिखाते हैं ये अमल किस तरह से मुकम्मल होता है। So let's have a look. नाज़रीन, आपने सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी का विजिट किया होगा, वहाँ पर आपने बोलियाँ सुनी होंगी कि वहाँ पर बोलियाँ लगा के चीज़ें बेची जाती हैं। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि गाड़ियाँ भी जो अब हैं वो बोली लगा के बेची जाती है। यूँ तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में बहुत से लोग हैं जो कि ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो सब कॉपी कर रहे हैं। कॉपी किसे कर रहे हैं और ये जो काम था ये असल में शुरू किसने किया, आज हम उनके पास आए हैं। तो डोगर मोटर के जो ऑनर हैं शहजाद डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डोगर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? ठीक-ठाक, आप सुनाएं। डोगर साहब, सबसे पहले तो ऑडियंस ये जानना चाहती है कि ये जो बोली से गाड़ी खरीदी जाती है इसके फवायद क्या होते हैं, यूजर को इसका क्या फायदा होता है? ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਲਵਾਓ, ਫਿਰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। अच्छा, ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਬੜੀਆਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਵਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 36 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2018 ਚ 20 ਚ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, 20 ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ 2022 ਚ ਆ ਕੇ, 23 ਚ ਆ ਕੇ, 24 ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 15 ਲੱਖ ਬਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਉਹ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ ਉਸ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਾਂਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਬਚੇਗਾ। और ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਤੁਕਾ ਰੇਟ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। इधर कोई आके जो बेचने वाला ज्यादा डिमांड करे तो उसके साथ क्या सलूक होता है? ਇੱਥੇ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। इंस्पेक्शन की टीम रखी हुई है आपने? ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਸਾਡੀ, हाँ दिखाया ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅਗਰ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨੇ ਆ। ठीक ਜਿਹੜੇ है। ਅਸੀਂ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 2000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਨੇ गड़ी गाड़ी ਫੀਸ ठीक हो ਚੈੱਕ गया। ਕਰਨ ਦਾ।
ਅਗਰ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹੈ। अक्सर ਹੁੰਦਾ कि ये जो आप शीट बनवाते हैं इसमें सिर्फ बॉडी की कंडीशन है या दीगर जो पार्ट्स वगैरह की भी डिटेल्स हैं वो भी होती हैं? इसमें बॉडी की कंडीशन पता अच्छा, बॉडी की गाड़ी अक्सर ठीक है, ओके, चेक कर लेते हैं। ठीक है गाड़ी का बस ये हो सकता है, बाकी कुछ नहीं। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਸ਼ੀਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 2000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਸ਼ੀਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਕਸ਼ਨ ਸ਼ੀਟ ਵਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਆਕਸ਼ਨ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ओके, ਉਹ ਆਕਸ਼ਨ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਏਗਾ। यानी कोई चीज़ छुपी हुई नहीं सामने आ। ਇਹਦੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਪੀਸ ਟੱਚ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਜਦ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਟੋਕਨ ਹੋ ਗਿਆ 5000 ਰੁਪਇਆ, ਇਹ ਆਕਸ਼ਨ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। अच्छा, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸ਼ਨ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਮੇਰੇ किसी बंदे यानी इसके बावजूद फाइनल अथॉरिटी आप फाइनल अथॉरिटी मेरे इसके साइन होते हैं। सबसे बड़ी बात चेक करेंगे डॉक्टर साहब। मैं सब तो पहले फिर ਉਹਦਾ रेट चेक करांगा कि ਗੱਡੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ, कि दोनों की तरफ से किसी की तरफ से ज्यादती तो नहीं हो रही? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੇਚਨੇ ਆ ਉਹਨੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਗੱਡੀ ਵੇਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਣੀ, ਉਹਦੇ ਵੇਚ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਇਸ 'ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਇਸ 'ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ 50,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੈਨੂੰ 50,000 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। उसकी मर्जी, वो जो मर्जी फैसला ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੱਗ ਕਈ ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 50,000 ਲੱਖ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ जल्दी चाहिए, जरूरी चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ओके, CIA ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ठीक है, ਕਈ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। बस पेमेंट ही आएगी अब। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਡੀ, ਅਜੇ ਅੱਗੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, अच्छा, बड़ी सर्जरी। ਬੜੀ ਸਰਜਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਜਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਜਨਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ CIA ਹੋਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ। ठीक है, ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੇਸੀ ਚੈੱਕ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੇਸੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਪਰ ਹੋਏਗੀ, ਕੱਟ ਐਂਡ ਵੈਲਡ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। बड़ी बेहतरीन। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਆਪ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ। अच्छा, CIA ਵੀ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ CIA ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕੱਢਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਜੰਮੀ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪਲੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੋਗਰ ਮੋਟਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਵੀ ਮਿਸ ਹੋਇਆ ਤੇ 50,000 ਸਮਝ ਲਓ ਉੱਥੇ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 50,000 ਨਾਲ 50,000 ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਟੋਕਨ ਨਾਲ ਟੋਕਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪ ਡੀਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇं। हाँ जी, ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏਗੀ, ਡੀਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 50,000 ਟੋਕਨ ਲਿਆਏਗਾ ਉਹ ਟੋਕਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਕਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਬਿਆਨਾ ਵਾਪਸ ਹੋਏਗਾ। ਸਵੇਰ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, सुबह फिर असी इन्हों पैसे नहीं वापस देने। नहीं जी, ये तो डोगर साहब के साथ हमारी बड़ी इन्फॉर्मेटिव जो उन्होंने गाड़ियों से मुतालिक गुफ्तगू की। इसके बाद हम डोगर साहब से कहेंगे कि ज़रा वो बोली भी लगा के दिखाएं, क्योंकि आज बोली का दिन है और डोगर साहब खुद बोली लगाएंगे और देखेंगे गाड़ी कितनी जल्दी फ़रोख्त होती है। उसके बाद जो लोग यहाँ पर आए हैं गाड़ी ख़रीदने, उनसे भी कुछ लोगों से बात करेंगे कि वो कितने सेटिस्फाई हैं, कितने मुतमईन हैं। ले जी, आज के दिन की फिर पहली गाड़ी की बोली करवाएं शुरू। पहली गाड़ी की बोली शुरू होने लगी 2012 मॉडल दी मीरा। तो मैनू तो लगता छत भी पेपर लगा ते ये पेपर लगा तो छत पिलर जेनवन ने, ठीक है, दरवाजे भी जेनवन ने। मॉडल 12, डिमांड 20 लाख रुपया। पैसे बड़े मंगे नहीं, 10 लाख रुपया लाओ इन्हों, 10 लाख रुपया।
लाख रुपया 11.5 12 लाख 12.5 कट बयाना 12.5 लाख रुपया 12.5 60 70 80 13 लाख 13 5 1 मिनट खलो जाओ हाँ जी दसो जी तुसी दसो करना की है थोड़ा जिहा प्यार करो ना तुसी भी थल्ले आओ 19 लाख पे आ गया जी थल्ले 19 लाख ते आ गया जी ਇਹਨੇ 18 ਦੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਇਹਨੇ 17 ਦੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕੰਮ ਨੂੰ 13.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 14.5 ਲੱਖ ਖਿੱਚੀ ਦਾ 15 ਲੱਖ 15.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 15.5 60 15 60 ਪੌਣਾ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੀ 16 ਲੱਖ ਖਿੱਚੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ 16 ਹਾਂਜੀ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 16.5 ਲੱਖ 16.5 1 ਮਿੰਟ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੋ ਜੀ 18 ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ 18 ਲੱਖ ਦੀ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ 19 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ 16 ਲੱਖ 16.5 ਲੱਗਾ 16.5 16.5 17 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਵਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 30 ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣੇ 18 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਲੋ ਜੀ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਲੋ ਚਲੋ ਸਕੂਲ ਅੱਲਾ ਜੀ ਅੜੀ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਬਾਰੀ ਆ ਫੜੋ ਆ ਲੋ ਚਲੋ ਸਕੂਲ ਉਹ ਬਿਆਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਤੇਰਾ 5000 ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਆ ਵੇਖ ਗਈ ਜੀ ਵੇਖ नाज़रीन इस वक्त एक बायर और एक सेलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपका नाम क्या है, कहाँ से आप तशरीफ़ लाए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम यासिर शरीफ है। मैं सब्ज़ादार से आया हूँ, ओकाड़ा से बिलोंग करता हूँ और डोगर मोटर पे पहले भी आता रहता हूँ और आज भी आया हूँ। अभी तो मैं जस्ट 5 मिनट्स ही हुए थे आए को। ये गाड़ी देखी थी N1, ये भाई साहब से मैंने ली है। यहाँ से गाड़ी खरीदने का एक तो पता चलता है कंपनी, यानी नहीं आपका सौदा इतनी जल्दी हो गया, फौरी सौदा हो गया यहाँ पर? मेरा जस्ट 5 मिनट्स 5 मिनट के अंदर सौदा। ज़बरदस्त। तो ये गाड़ी आपने बोली से ली है? जी बोली से ली है। अच्छा। और यहाँ से गाड़ी लेने का मकसद ये था कि बाहर से जैसे जाते हैं, घरों में जाते हैं या गाड़ी देखते हैं, वो आइडिया नहीं होता कि यार कि जो हमें गाड़ी महंगी दे रहे हैं या सस्ती दे रहे हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पे कंपटीशन चल रहा होता है ना, मेरे अलावा भी कोई 36 बंदे और भी तो खड़े हैं ना। खाली मैं अगर रेट लगा रहा हूँ तो साथ वो भी तो लगा ही रहे होंगे। मुझे जहाँ पे समझ आई है मैंने 23 की ली है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझते हैं ठीक मिल गई आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले, यानी ओवरऑल आप सेटिस्फाई हैं? हाँ जी, एक तो सेटिस्फाई इस बात से होगा रेट भी मुनासिब है, दूसरा सेटिस्फाई इस बात की ये गाड़ी है इंपोर्ट की, इसके डॉक्यूमेंट्स की वो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो हमें कोई आइडिया नहीं होता। ज़ाहिर बात है कि इस इतने बड़े अदारे से परचेज़ की है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है, तो वो हमारे सेटिस्फाई हो गए यार कि हमने बेशक 10,000 20,000 50,000 महंगे भी खरीदे, कोई टेंशन नहीं है उसमें कि हमने एक अदारे से परचेज़ की है, उसके डॉक्यूमेंट्स उसकी बिल्कुल ठीक है, वो तो उनकी गारंटी है। मैं मेरा ख्याल है सेलर से बात कर ली जाए। भाईजान आप बताएं, सस्ती तो नहीं बेच दी? कोई ख्याल तो नहीं आ रहे, सेकंड थॉट तो नहीं आ रहे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं लाहौर कैंट से आया हूँ और पहली दफ़ा यहाँ पे आया हूँ। डोगर साहब की वीडियो वगैरह देखता था मैं। अच्छा। तो बस हम आए हैं, तो जैसे वो बोली लगी तो भैया उनकी नसीब में थी हमारी गाड़ी, बहरहाल हमने सस्ती दी है, तो बस वो शुगल में दे दी। चलो जब जुबान होगी तो कितनी सस्ती दे दी है? तकरीबन 1 लाख सस्ती दी है। 1 लाख चले, 1 लाख तो बहुत ज्यादा, कोई बात फर्क तो नहीं है, पर सेटिस्फाई हूँ मैं। अच्छा, वैसे बाहर भी आपने आने से पहले विजिट किया था शोरूम्स पे, रेट लगवाया था गाड़ी? नहीं, आज मैं वैसे ही हैं और बेचने भी नहीं आया। अच्छा, लेकिन बस वो बोली में आई तो अच्छी लगी तो मैंने बेच दी। ले जी जनाब, ऐसे ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं जो सिर्फ यहाँ पे विजिट करने आते हैं वीडियोस देख के और उनका यहाँ पे सौदा हो जाता है, वो अपनी गाड़ी भी बेच जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद मंशा। मंशा साहब, कौन सी गाड़ी बेची है आपने? होंडा लाइफ 13/15। कितने की बिक गई है गाड़ी आपकी? 20 की बेची है
गाड़ी 21 की थी पर मैं 20 की बेच दी। मैं अच्छा, लाख कम पे बेच दी आपने? पर दिल किया मैं आज बेच के जाना बस। अच्छा, पहली बार आया सा तो तुक्का लग गया। अच्छा, पहली दफा आए हैं? हाँ। तो पहली दफा आप आए हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे? ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। अच्छा, तो वैसे आपने आने से पहले बाहर भी रेट लगवा के चेक किया है गाड़ी का? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ 20.5 ਲੱਗਾ ਸੀ अच्छा, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਛੋਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। यानी इधर आने का आपको फायदा ही हुआ? ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਗੱਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਲੱਭ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਹੈ। चलें, आप फिर यानी कि सेटिस्फाई हैं? मुझे ही नहीं आना है, मुझे निजाम है। ਬਿਲकुल ਮੁੱਤ। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। तो नाजरीन, आज हमारा जो आने का यहाँ पे मकसद था वो हमने अपने इंट्रो में भी आपको बयान किया कि एक डिफरेंट ट्रेंड चल रहा है और इसके तहत अब गाड़ियाँ जो है वो ज़्यादा बिक रही हैं, बोलियाँ लगती हैं और हमने आपको ये मनाजिर भी दिखाए किस तरह से। वैसे तो आप देखते हैं कि ऑनलाइन भी आप किसी के घर पे भी जाके गाड़ी देख सकते हैं, शोरूम्स पे भी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, लेकिन इस ट्रेंड को लोगों की जानिब से बड़ा पसंद किया जा रहा है, सराहा जा रहा है। और हमने जो कुछ लोग थे जो कि बायर भी थे, सेलर भी थे, उनसे आपकी बात भी करवाई। ओवरऑल उनका एक्सपीरियंस अच्छा था, वो सेटिस्फाई थे, लेकिन ऑब्वियसली हर बंदे का अपना अपना एक्सपीरियंस है। तो मुझे तो यहाँ पर आके और ये बिल्कुल एक नई चीज़ देख के बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा। उम्मीद है आप लोग भी यहाँ पर जब विजिट करेंगे तो आपको भी ये बड़ा यूनिक स्टाइल लगेगा गाड़ी बेचने और ख़रीदने का। तो नजफ बताएं, फिर आपने ये तरीक़ाकार सीख लिया, तीसरा तरीका जो कि है गाड़ी ख़रीदने बेचने का, कैसा लगा आपको? मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगा और सबसे अच्छी बात इसमें मुझे ये लगी कि आप आमने सामने हैं, आप उनसे सवालात कर सकते हैं, आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपको आइडिया हो रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो गाड़ी है, किस कीमत पे सेल की जा रही है और मुझे किस कीमत पे चाहिए। साथ ही साथ आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं आप उसको देख भी सकते हैं, जो कि ऑनलाइन में फैसिलिटी नहीं है। चीज़ें हैं कि आप ना थोड़ी सी रिसर्च करके जाएं, मार्केट में चेक करके जाएं कि क्या रेट है जनाब, और कुछ बारीकी हैं जिनका आपने वहाँ पे खड़े होकर ख्याल रखना है। ख्याल रखना, और ये ख्याल रखना तो मेरे ख्याल में उज़ैर कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हो ना, माया आपकी जिंदगी भर की जमा पूंजी होती है लोगों की, वो एक अपनी सवारी लेने के लिए जाते हैं तो फिर उनका जो सरमाया ना वो जाया नहीं होना और चाहिए। आप अपनी कमाई किसी भी प्रोडक्ट पे लगा रहे हो तो आपको 2 से 3 दफा जरूर सोचना चाहिए। तो नाजरीन, ये वरना फिर जो बात की सोच है वो बहुत मुश्किल होती है और आप वो परेशान हो जो होता है ना जाते हो। वो फिर सारी जिंदगी आपके फेस पे ही रहता है, आपका उस चीज से भी दिल उठ जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत खास है। हमें मालूम होता है कि आपको अच्छा लगा और क्या आप मजीद देखना चाहते हैं, और क्या हम अपनी चीजें जो हैं वो मजीद बेहतर कर सकते हैं, और क्या आपकी पसंद है उसके मुताबिक हम चीजें ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अपने फेवरेट होस्ट को उज़ैर और नजफ राजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, कल दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।